वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन सीरीज ऑफ जेई मेन, है ना। इस इट्स नॉट अ डिस्कशन सीरीज ओनली, इट्स अ लर्निंग सीरीज, है ना। इसमें आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे जेई मेन के क्वेश्चन को डील करते हैं और कैसे हम सोच सकते हैं, कितने तरीके से सोच सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट. So without wasting time, let's get this started. Or in the next lecture, in the next video, I will explain you कि किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं पिछले 5 years का एनालाइज करके और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ और वेरी सुन अपडेट करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आप पहले पॉज करें इसको और उसके बाद आप खुद से ट्राई करें एक बार, उसके बाद सॉल्यूशन देखें. तो अ चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ इतना मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ इतना, निकलेगिंग द एयर रेजिस्टेंस द स्पीड विच द स्टोन हिट द ग्राउंड विल बी. अब मुझे क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि एक चाइल्ड है जो 10 मीटर हाइट से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली ऐसा फेंक रहा है विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ ये पूछ रहा है कि कितना से हीट करेगा. देखो, देर आर 2 मेथड टू डू इट. पहला प्रोजेक्टाइल मेथड और दूसरा जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन का जो हम इक्वेशन लगा करके हम कर सकते हैं ना. तो ये v कितना से हीट करेगा वो पूछ रहा है. तो पहला मेथड मैं बताता हूँ. देखो, लर्निंग इज़ ऑलवेज बेटर, है ना. तो ये नहीं कि हाँ किसी एक से सॉल्व हो गया तो दूसरा क्यों सीखें, नहीं, काम आते हैं, बहुत काम आते हैं. चलो देखते हैं. तो प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या करेंगे. जैसे प्रोजेक्टाइल में आपको पता होगा कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इसके पास सिर्फ और सिर्फ यू कॉस थीटा होता था, यू कॉस थीटा, है ना. और यहाँ पे जितना से फेंकते हैं यू से उतना ही यू से हीट करता है. सो एक पॉइंट तो रिकॉल हो गया कि जितना से फेंकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को उतना ही से ग्राउंड में हिट करता है. और टॉप मोस्ट पॉइंट पे यू कॉस थीटा होता है. वर्टिकल स्पीड का बात करें तो यू साइन थीटा विच इज़ वेरिएबल. यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 मीटर. एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को टॉप मोस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है तो कैन वी से दैट कि यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. हाँ, क्यों नहीं कह सकते. हाइट का फॉर्मूला या दोस्तों हमें पता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. अच्छा, रेंज का भी फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. चलो, तो हमारे खैर रेंज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आगे हमारे पास h दे रखा है विच इज़ 10 मीटर. तो यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर. और 2g ये नीचे है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2g का वैल्यू हो जाएगा 20, ये 200 हो जाएगा. तो यहाँ से मेरे पास आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 200 और ऊपर है यू कॉस थीटा, उसको भी स्क्वायर करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 25. दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे दोस्तों. अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ऊपर से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. ये इज इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस 25. तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 225. तो यहाँ से यू स्क्वायर आ गया 225 तो यू आ गया 15, है ना. 15 में 15 से मल्टीप्लाई करने पे 225 आता है. अच्छा जी, एक तो मेथड ये हो गया. दूसरा मेथड क्या हो सकता था सर. तो दूसरा मेथड होता है जी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके. देखो, जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ना तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि चाहे एक्स एक्सिस के लॉन्ग डील करे, वाई एक्सिस के लॉन्ग डील करे या कैसे भी डील करें, उसमें टाइम कॉमन होता है. जितना देर में एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगा उतना ही देर में वाई एक्सिस में भी ऊपर से नीचे आएगा. तो अलॉन्ग, तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ टाइम कॉमन रहता है हमेशा. अलॉन्ग एक्स एक्सिस का बात करें दोस्तों, एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस,
अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमसे पूछा स्पीड, तो हमें तो सबसे पहले निकाल लो टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा जी? तो टाइम तो हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही निकल पाएगा आई गेस। तो यू वाई दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलॉन्ग 0 था क्योंकि ओनली हॉरिजॉन्टली फेंका, तो यू वाई है 0, एक्सेलरेशन है जी, और हाइट दे रखा है एस, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज 10। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी आ जाएगा, ये जी से ये 10 कट जाएगा, टी आ जाएगा √2, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टी आ जाएगा √2। और आई गेस हमें टी निकालने का ज़रूरत भी नहीं था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। हाँ नहीं ठीक है, ज़रूरत है। हाँ, और अगर एक्स एक्सिस में मैं देखूँ स्पीड, तो वो कांस्टेंट रहेगा, और जितना यहाँ पे रहेगा u, उतना ही वी एक्स 5 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि देर इज़ नो एक्सेलरेशन। तो आई थिंक ये इसको ठीक है, यहाँ से टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा v। बट आई डोंट थिंक कि v इस इक्वेशन को लगाने का भी ज़रूरत है। वी वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई प्लस 2a लगा देंगे, इससे बन जाएगा, टाइम भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप वो ऐसे भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। तो यहाँ से वी वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 10, और एस वाई है 10। तो यहाँ से वी वाई दोस्तों आ गया, यानी कि वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस आ जाएगा √200, यानी कि 10√2। ठीक है जी। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्पीड चेंज नहीं होगा। अगर चाइल्ड ने 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से, तो एक्स के लॉन्ग वी ऑल नो दैट कि एक्स के लॉन्ग जो स्पीड होता है प्रोजेक्टाइल में, वो चेंज नहीं होता है, ओनली बिकॉज देर इज़ नो एक्सेलरेशन। और यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ एयर भी निगलेक्ट करने को बोला है। तो यहाँ पे वैसे भी कर सकते हैं कि ये वी एक्स चेंज नहीं होगा, स्पीड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो नेट स्पीड निकाल लो, √vx के स्क्वायर प्लस वी वाई के स्क्वायर। दो वेक्टर है, दो वेलोसिटी है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, 90 डिग्री एंगल है, तो ऐसे निकलता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, 90 डिग्री, तो 2ab cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो vx के स्क्वायर प्लस वी वाई के स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा vx के स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ पे वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा 200, तो प्लस 200। अगेन दोस्तों आप देख सकते हो, हमें √225 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है सिमिलर टू जो आप उसमें पढ़े होंगे कैपेसिटर में, सेम चीज़ पढ़े होंगे कैपेसिटर में। कैपेसिटर खैर स्मॉल होता है, बट हमें उसके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि कैपेसिटर काफ़ी लार्ज है, या इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये mm में होता है, डिस्टेंस mm में होता है। ओके काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इसको कैपेसिटर के प्लेट को हम इनफाइनाइट मानते हैं। तो याद होगा, इसमें कैपेसिटर के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो सब मैं रिकॉल करा रहा हूँ, एक पे चार्ज होता है -q, एक पे होता है +q। तो एक का हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी -सिग्मा, एक का हो जाएगा +सिग्मा। तो कैपेसिटर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो यहाँ पे ये ऐसा दे दिया है प्लेट, बट वहाँ पे कैपेसिटर का भी पूछ सकता है, या आपको कैपेसिटर नाम ना दे करके एक पे +सिग्मा दे देगा और एक पे -सिग्मा, और आपसे पूछ लेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है किस किस रीजन में। तो कैपेसिटर के बीच का बात करें तो एक माइनस है, चलो नीचे ही डिस्कशन करता हूँ। दो प्लेट है ये, एक ये है और एक इसका एक हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है। कैपेसिटर काफ़ी स्मॉल होता है, मैंने बड़ा बना लिया ताकि डिस्टेंस को विजुअलाइज कर पाएँ। एक पे +q चार्ज होता है, एक पे -q होता है, तो इसके बाद सिग्मा हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक का -सिग्मा हो जाएगा। कहने का मतलब है सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज एक पे निगेटिव है तो -सिग्मा, एक पे पॉजिटिव है तो +सिग्मा। ओके, इस प्लेट के वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें दोस्तों, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट के वजह से देखिए अगर निगेटिव वाले की वजह से, तो इस पे हो जाएगा इधर की तरफ, और ये एक के वजह से होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, प्लस सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर और नेगेटिव प्लेट की वजह से इधर, क्योंकि टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज होता है ना, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इससे दूर जाएगा यहाँ पे इस तरफ और इससे नज़दीक आएगा इसके तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलरली 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे। ओके, तो ये रिकॉल हो गया होगा, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है आपके, जब भी कैपेसिटर पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है। अब आते हैं इस पे, अपनी मेन मुद्दा पे। दोनों पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, तो अगर बीच वाले पॉइंट का बात करें तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज इस पहले वाले की वजह से वो इस तरफ होगा, और दूसरे वाले को इस वाले दूसरे वाले की वजह से इस तरफ होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ई नेट सेकेंड वाले में 0 हो जाएगा, बीचले रीजन में 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट बोला है। तो आप देखो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर ये बाकी समय 2 में 0 दे रखा है। ओके जी, बढ़िया। यहाँ का बात करें साथियों, तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ, और वो कितना हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके वजह से भी इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों से दूर की तरफ ही जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आई जे के कैप के फॉर्म में दिया है, अच्छा यहाँ एन के फॉर्म में दिया है, ठीक है, बढ़िया। एन के बारे में कुछ कहा है, नहीं कहा है, तो एन होगा ये सरफेस का एरिया वेक्टर ही, ठीक है। ओके जी, तो कोई भी एक वेक्टर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पॉइंट का बात करें साथियों, तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ, और दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इसके वजह से भी इधर ही होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम दोनों से होगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बट निगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो ऑप्शन नंबर E1 में निगेटिव होगा और E2 में E3 में पॉजिटिव होगा। जो थर्ड रीजन है इसमें पॉजिटिव होगा, सेकेंड रीजन में 0 एंड फर्स्ट रीजन में निगेटिव। तो आई थिंक ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही खत्म हो गया, ये 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इस क्वेश्चन के डिस्कशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल नहीं रहा होगा, और मैं अगले हर एक लेक्चर में इम्प्रूव करूँगा कि और क्या बेटर मैं दे सकता हूँ। तो मैं देखो अल्टरनेट जो भी हो सकता है इसके अलावा वो भी मैं बता रहा हूँ, ताकि क्या पता इस क्वेश्चन के सिमिलर ही पूछेगा, एग्जैक्ट सेम तो पूछने नहीं जा रहा। ये बात अलग है कि सेम डिस्कशन करने से हमारी एबिलिटी टू थिंक कि इस तरह का वेरिएशन हो सकता है, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक तरह से आपका पेन चलाना हाथ खुलेगा, है ना, और माइंड खुलेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अ मरकरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻³ मीटर। अच्छा मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि ये सारे जो क्वेश्चन है जेई मेन 2023 का है, जेई मेन 2023 का है। देखो अब चाहे जेई के स्टूडेंट्स हो या नीट के, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं लेवल में। तो आप अगर नीट के भी एस्पायरेंट्स हो तो भी आप इस डिस्कशन को अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो। बिफोर मैं इसको सॉल्व करूं उससे पहले आप पॉज करो और खुद से अटैम्प्ट करो और सोचो, ठीक है। हाँ ओके जी। तो एक मरकरी ड्रॉप है, इसको क्या कर रहा है, ब्रोकन इनटू 125 इक्वल, इसको ब्रोक करके 125 बना दिया जी। ठीक है जी, बढ़िया, आगे बताइए सर। ठीक है जी, इसको ब्रेक करके तो हुआ क्या होगा, इसको ब्रेक करने में सरफेस एरिया बढ़ा होगा। सरफेस एरिया क्यों बढ़ेगा जी, मान लो एक क्यूब है ना, या एक चॉकलेट का डब्बा ही है ना, उसको कट करोगे तो बाहर का जो सरफेस था वो तो रहेगा ही, बाहर का सरफेस रहेगा ही, ये दोनों को कट करोगे तो इसके बीच में भी एक सरफेस एरिया क्रिएट होगा। दैट इज़ वाई सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगा। और सरफेस एनर्जी क्या होता है जी, E इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अच्छा जी, बढ़िया, देखते हैं अब आगे देखते हैं। सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है सरफेस एनर्जी। अच्छा जी, बढ़िया। तो सबसे पहले हमें अगर देखो लिक्विड सेम है तो सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगा। तो जो सरफेस एनर्जी इसमें देखो पूछा है, क्या पूछा है, द गेन इन सरफेस एनर्जी इज
वहाँ पे वर्क डन भी पूछ सकता है, वर्क डन इन ब्रेकिंग द दिस 1 मरकरी ड्रॉप इनटू 125 मरकरी ड्रॉप, तो उसमें वर्क डन भी पूछ सकता है। दोनों सेम ही बात हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। देखो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, सरफेस एनर्जी जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हमें सरफेस एनर्जी ही पूछ लें, वर्क डन भी पूछ सकता है। अच्छा जी, बढ़िया। तो पहले देखो इसका जो सरफेस एरिया होगा, इसका रेडियस दे रखा है 10⁻³ मीटर, है ना। तो इसका रेडियस दे रखा है, इसको ब्रेक करेंगे तो देखो सबसे पहले हमें कॉमन जो दिखेगा वो वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ ले जाने में वॉल्यूम सेम होगा, तो यहाँ से इसका रेडियस निकाल लो, इसका स्मॉल आर कितना होगा, ये छोटे छोटे ड्रॉप का रेडियस कितना होगा, इक्वल साइज़ है तो किसी एक का निकाल लो। तो 4/3 पाई इंटू r³ इसका कैपिटल आर मान लेते हैं या इसका स्मॉल आर मान लेते हैं ना, स्मॉल r³ इज इक्वल टू 125 में ब्रेक किया इंटू 4/3 इंटू स्मॉल आर के क्यूब। होप अंडरस्टूड। एक बड़े वाले ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो छोटे वाले ड्रॉप्स के किसी एक ड्रॉप के वॉल्यूम में 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि एक का वॉल्यूम सब के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो 125 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तो उससे मल्टीप्लाई ही कर दो। 4/3 से 4/3 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r³ इज इक्वल टू 125 स्मॉल r³। यहाँ से स्मॉल r³ की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल r³ इज इक्वल टू कैपिटल R³ डिवाइडेड बाई 125 को साथियों हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 पचे 125, तो 5 के क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्मॉल r आ जाएगा कैपिटल R/5, यानी कि 1/5 इंटू 10⁻³ ओके जी, बढ़िया, 1/5 इंटू 10⁻³ बढ़िया जी। अब इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा जी, तो मान लो कि इनिशियल सरफेस एनर्जी था E इज इक्वल टू S इंटू सरफेस एरिया, और फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल है, ये फाइनल हो जाएगा 125 इंटू सरफेस टेंशन, क्योंकि 125 टाइम्स हो गया ना, 125 इंटू सरफेस टेंशन इंटू एरिया जो छोटा वाला था उसका एरिया AF, ये AI है। चलो दोनों को घटाओगे वहीं सर इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगा, तो डेल्टा E इज इक्वल टू EF माइनस EI, और इसमें से सरफेस एनर्जी कॉमन आ जाएगा, एस कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 125 AF माइनस AI। अच्छा जी, एस इंटू 125 और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है ये 4πr² होता है, तो इसमें आ जाएगा 4 इंटू स्मॉल r के स्क्वायर माइनस यहाँ 4 इंटू कैपिटल R के स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 S इंटू आ जाएगा यहाँ पे 125 इंटू R का वैल्यू दोस्तों दे रखा है कैपिटल R के स्क्वायर, मतलब कैपिटल R/5 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस इसमें कैपिटल R का वैल्यू दे रखा है, कैपिटल R के टर्म्स में ही रहने दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 इंटू 4 S इंटू इसमें देखो R³ नॉट R³ बट R² कॉमन खींच सकते हैं, वैल्यू ही पुट कर देते हैं, तो ये नीचे 5 का स्क्वायर है और ये 25 है, तो ये 5 आ जाएगा, नीचे 25 और ये 125, तो 25 पचे 125, तो 5 इंटू R² का वैल्यू हो जाएगा 10 के पावर -3 का स्क्वायर, है ना, माइनस 10 के पावर -3 का क्यूब। अच्छा जी, बढ़िया। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, 4 इंटू एस इंटू 10 के पावर -3 को कॉमन खींच सकते हैं, तो ये 5 माइनस 10 के पावर -1, ठीक है, 10 के पावर -3, 10 के पावर -3, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, एस का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे एस का वैल्यू पुट कर देना, ये दिस वन एस का वैल्यू, बाकी डेटा तो दिया ही है, एस का वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है जी, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अर्थ हैज़ अ मास 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस टू दैट ऑफ अ प्लानट पी। अच्छा, एक प्लानट है पी। देखो मैं डायग्राम बना के बनाता हूँ ताकि मुझे चीज़ें क्लियर हो जाए, और आप भी ऐसा ही हैबिट डालो। ये अर्थ है, ये अर्थ है, प्लानट है, ठीक है जी, बढ़िया। इसका कह रहा है कि अर्थ का मास 9 टाइम्स है। अगर इसका मास m माने, रेडियस r माने, तो कह रहा है अर्थ हैज़ अ मास 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस। ठीक है जी, तो कह रहा है कि देन VE/3 इतना मीटर सक, देन इतना विल बी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द रॉकेट टू पुल आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ P। V is the escape velocity on the earth, the value of x is। सबसे पहले तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है यार? एस्केप वेलोसिटी होता है 2gm/r, है ना। एस्केप वेलोसिटी होता है 2gm/r। अच्छा जी, बढ़िया। तो यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है जी? तो यहाँ पे VE दे रखा है, एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे कितना हो जाएगा जी? अच्छा, यहाँ से पुल आउट करने के लिए हमें चाहिए VE/√3। तो यहाँ से VE/3√x। तो यहाँ पे ज़रा देखो, एस्केप वेलोसिटी V एस्केप्स ऑन प्लानट P, ये क्या हो जाएगा? √2gm/r। अच्छा जी, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा अर्थ के लिए? फॉर अर्थ के लिए अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो √2 इंटू जी इंटू मास दे रखा है 9m इंटू रेडियस दे रखा है 2r। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये 9 को कॉमन खींच लेंगे, 9 बाहर आ जाएगा। तो 9 बाहर आ जाएगा तो 3/√2, है ना, 3/√2, और अंडर रूट में आ जाएगा 2gm/r। ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा जी, यहाँ 2gm/r का वैल्यू इसमें दे रखा है, विच इज़ VE/√3 √x, है ना। ये दे रखा है VE आई गेस ये इसी का दे रखा है, ये इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू VE/3 √x, है ना। इसको पुट कर दो √2gm/r के, है ना, 2gm/r के। और यहाँ पे VE हमें पता है, ये VE का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल। यहाँ पे VE का वैल्यू पुट कर दो और x का वैल्यू आ जाएगा। ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, और यहाँ पे जो इसका एस्केप वेलोसिटी दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपली पुट कर दो √2gm/r इंटू 1/3, और VE का वैल्यू दे रखा है कितना जी? 3/√2 √2gm/r इंटू √x, है ना। ये इतना वैल्यू हमने वहाँ से पुट कर दिया, है ना। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और 2gm/r से 2gm/r कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अ सैम्पल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T is adiabatically expanded to double its volume. The work done by the gas in the process is। देखो अब याद करो, वर्क डन इन एडियाबेटिक क्या होता है? P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा-1, या NR∆T डिवाइडेड बाई गामा-1, है ना, R∆T अपन गामा-1, है ना। तो किसी एक से भी कर लो। यहाँ से आई थिंक इसमें बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें दे रखा है V1 को अगर V लें तो V2 दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ V, और इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, तो फाइनल टेम्परेचर निकाल लो, है ना। इस V के मदद से, V के हेल्प से फाइनल टेम्परेचर निकाल लो, और फिर इसमें पुट कर दो ΔT। तो हमारे पास वही एक रास्ता है, और कुछ है नहीं। तो PV के पावर गामा होता है कांस्टेंट। एक और चीज़, आप वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस भी याद रखो, क्या होता है जी? NRT ln
V2/V1 इज इक्वल टू nRT ln P1/P2, है ना। ये सब भी याद किया करो कि तो ये सब रिकॉल करते रहना चाहिए ताकि भूल ना जाओ। और बेसिक जो फार्मूला होता है वर्क डन का वो PdV होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। और ये इस पे जो लिमिट होता है यहाँ जो इंटीग्रेशन के टर्म्स में होता है d के साथ, उसका लिमिट होता है, हमेशा याद रखना। चलो जी, बढ़िया। तो देखो अब टी वी के रिलेशन में क्या है, मैं भी याद नहीं रखता हूँ, आप ऐसे ही, मैं सिर्फ ये याद रखता हूँ। तो पी वी के पावर गामा है, तो पी को टी और वी में कन्वर्ट कर लो, तो पी को लिख सकते हैं nRT/v इंटू वी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से nr कॉन्स्टेंट है, उस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा टी इंटू वी के पावर गामा-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा जी, तो T1/V1 के पावर गामा-1 इज इक्वल टू T2/V2 के पावर गामा-1। चलो जी, बढ़िया। T1 हमें दे रखा है T और V1 दे रखा है V के पावर गामा-1 इज इक्वल टू T2 हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, T2 ही निकालना है, T2 इंटू 2V फाइनल वॉल्यूम दे रखा है के पावर गामा-1। अच्छा, यहाँ पे सैंपल ऑफ गैस गामा का वैल्यू दे रखा है, वेरी नाइस, गामा का वैल्यू दे रखा है। चलो कोई नहीं, तो यहाँ से T2 को हम लिख सकते हैं T इंटू वी अपॉन 2V के पावर गामा-1। इस तरफ से ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो लेफ्ट साइड ले आए तो डिवीजन में हो जाएगा। T2 इज इक्वल टू T इंटू ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा T इंटू 1/2 के पावर गामा के वैल्यू है 3/2 - 1, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये T इंटू 1/2 के पावर 1/2 हो जाएगा, 3/2 - 1 यानी कि T/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा T क्लियरली आ जाएगा T2 माइनस T1, और ये आ जाएगा T/√2 माइनस T, और ये हमारे पास हो जाएगा साथियों, ये हमारे पास हो जाएगा 1 - √2 डिवाइडेड बाई √2, है ना। और यहाँ पे हम पुट कर देंगे डेल्टा T का वैल्यू इस फार्मूला में, और आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो आप पुट कर लेना और आपको आंसर फॉर श्योर मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर नहीं मिलेगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा जी, एक बार देख लो यहाँ पे गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। आई डोंट थिंक कि गड़बड़ी हुआ है, नहीं हुआ है बस, ठीक है जी, बढ़िया। आ जाओ यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू आर डेल्टा टी, आर इंटू डेल्टा टी हो जाएगा 1 - √2 डिवाइडेड बाई √2, है ना, अपॉन गामा-1, गामा है 3/2 -1 हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा r इंटू 2 इंटू 1 - √2 डिवाइडेड बाई √2। तो ये √2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, r इंटू √2 - 2 हो जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर √2 - 2, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है ना, है ना। ऑप्शन नंबर ए। टी का वैल्यू तो हमने दिया है नहीं, इधर टी भी है, इसमें टी कॉमन आएगा, यहाँ पे भी टी कॉमन आएगा, तो इधर टी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आर नीचे, यार आर नीचे क्यों होगा, आर ऊपर होगा, तो RT √2 - 2, हाँ ये सही है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। एक और चीज़ आप देख सकते हो कि वर्क डन इसमें निगेटिव आया है, ये देखो वर्क डन निगेटिव आया है, जबकि a sample of gas at temperature T adiabatically expanded to double its volume। अब adiabatically expand किया है, ज़रा समझना कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ज़रा समझना। फाइनल टेम्परेचर कम आया है ना, तो उसका याद रखो, ज़रा याद रखो, जो डेल्टा यू होता है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। तो फाइनल टेम्परेचर कम आया तो उसका डेल्टा यू घट गया होगा, है ना। और वही डेल्टा यू एनर्जी के फॉर्म में गया होगा, क्योंकि क्यू तो जीरो होगा, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होगा, तो ये घटा, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, समझो ज़रा। ये निगेटिव आएगा क्योंकि डेल्टा टी निगेटिव है, डेल्टा टी निगेटिव है। अब यहाँ पे हमने ये बात अलग है कि महान काम कर दिया, ये अगर ऊपर डेल्टा टी ले रहे हैं तो नीचे गामा-1 नहीं होता, 1 - गामा होता है ना। ये P1V1 का मतलब ही होता है, वैसे ही P2V2 - P1V1 रहता है, तब डेल्टा टी लिखते हैं, है ना। हाँ, तो ये माइनस ऑफ डेल्टा टी होगा, वर्क डन शुड बी निगेटिव, कंसेप्चुअली इट शुड बी निगेटिव। देखो ध्यान रखो,
ध्यान रखो इसको कि निगेटिव वर्क डन होगा या पॉजिटिव होगा, सॉरी वर्क डन शुड बी पॉजिटिव नॉट निगेटिव, सॉरी डेल्टा यू निगेटिव होगा, एज जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया डेल्टा यू निगेटिव क्यों होगा। तो डेल्टा यू निगेटिव इसीलिए होगा क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, देखो T/√2 आ गया टेम्परेचर, है ना। और वर्क डन पॉजिटिव हुआ क्योंकि गैस एक्सपैंड किया है, जब भी एक्सपैंड होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो P डेल्टा V यानी कि वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि डेल्टा V पॉजिटिव है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी गैस एक्सपैंड करता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है क्योंकि उस केस में वर्क डन बाय गैस होता है। एनीवे ज़्यादा डिस्कशन हो गया, लंबी वीडियो चली जाएगी, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ज़रा क्या लिखा है, ये इक्वेशन दे दिया है, वंडर वाली क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस वेयर, ये रियल गैस का इक्वेशन है, वेयर P इज़ द प्रेशर, V is the volume, T is the temperature and the A, B, C are the constant, the physical quantity which has dimension formula of B square by A। अच्छा जी बढ़िया। सबसे पहले तो देखो वॉल्यूम में से किसी चीज़ को घटा सकते हैं तो वॉल्यूम को ही घटा सकते हैं, है ना। तो B का जो यूनिट होगा वो वॉल्यूम का होगा यानी मीटर क्यूब। ऐसा क्यों, तो 2 लीटर में से दोस्तों आप 2 kg नहीं घटा सकते हो, है ना। 2 लीटर में से 2 मीटर नहीं घटा सकते हो, या 2 लीटर में 2 मीटर नहीं ऐड कर सकते हो, इट्स इनवैलिड, है ना। तो सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को घटाया जाता है या ऐड किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन में अलग हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अलग हो सकता है। तो बी का तो आ गया डायमेंशन मीटर क्यूब। अच्छा जी, अब देखो P + A/V², V तो वॉल्यूम है, P प्रेशर है, तो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड किया जा सकता है। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा हाँ, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो A/V² इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो A का जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम का मीटर क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मीटर के पावर 6 और डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन मीटर के पावर 4 आ जाएगा, है ना। अब पूछ रहा है B²/A का यूनिट, तो B² कितना हो जाएगा, मीटर के पावर 6 डिवाइडेड बाई A का कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर के पावर 4, है ना। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये मीटर पर न्यूटन है, तो ये 1/प्रेशर का है। चलो जी ज़रा देखते हैं किससे मिल सकता है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी का होता है जूल, और जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो नहीं है, मीटर स्क्वायर अपॉन 1 डेंसिटी का है। चलो जी बल्क मॉडुलस का देखते हैं। तो बल्क मॉडुलस का होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, जो फार्मूला याद करो, P/-ΔV/V। तो ये तो यूनिटलेस हो जाएगा, तो जो P का होगा वहीं आपके पास हो जाएगा बल्क मॉडुलस का, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी नहीं मिला, हाँ ये भी कट गया, ये भी कट गया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये क्या होता है जी, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यंग्स मॉडुलस, ये क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस होता है F/A/ΔL/L। अच्छा जी, यहाँ देखो ΔL/L तो यूनिटलेस होता ही है। स्ट्रेन, इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी नहीं है, इसका भी प्रेशर के बराबर है। तो हमारे पास बच गया कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है जी, ओके बढ़िया। देखो कितने सारे फॉर्मूले रिकॉल हो गए, बल्क मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस का, है ना। नाउ इस क्वेश्चन में आते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, अगेन मैं बार बार नहीं कहूँगा, इट शुड बी लाइक कि आप बिना कहे आप इसको पॉज करो और खुद से अटैम्प्ट करो। ये कि देखो क्या आपको क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें तो डिस्कशन करने लायक भी नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें ये शॉर्ट सर्किटेड है, R/2R इज इक्वल टू 3R/4R, क्योंकि ये सॉरी 3R/6R। तो R/2R इक्वल हो जाएगा 3R/6R के, दैट इज़ वाई व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। तो इसको हटा दो। सर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा है, अरे कैसे नहीं दिखेगा भाई, इसको खड़े कर दो 9R को, 9R को ऐसे बना दो, 9R को ऐसे बना दो, 9R को ऐसे बना दो। इस तरफ एक R लगा हुआ है, नीचे से इस तरफ 2R लगा हुआ है ना। ये R है, ये 2R है, और ये दोनों ज्वाइंट है। इस तरफ देखो 9R से एक एंड पे 3R लगा हुआ है, और 9R से दूसरे एंड पे लगा हुआ है 6R। तो 6R और ये 3R। अब व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा, इसका रेशियो देखो,
ये 9R हट जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड है। अब देख लो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, फिर इसको पैरेलल में ऐड कर दो, सबको आता है, बेसिक है ये। या तो इसको शॉर्ट सर्किट है तो ऐसे ही कनेक्ट कर दो, ये दोनों